हमारे साथ इज्जत से बात कीजिएगा तो हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। आप कौन बेइज्जती कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे ये खुद बोलते कि ध्यान मग्न रहो, अब खुद ये ध्यान भंग करते पता क्या? हम जा रहे हैं भैया। अरे ध्यान मगन करने जा रहे हैं भाई, गजब आदमी। हम भी जा रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं। हम क्या करें? क्षमा दर्शक, बचपन से लेकर आज तक चाणक्य का नाम कई संदर्भों में सुना। जो जिद्दी और क्रोधी के साथ साथ एक कठोर कूटनीतिज्ञ था, जिसने एक सामान्य युवक को नंद वंश का नाश कर मगध की गद्दी पर बैठाया। चाणक्य गुरु लाला हमारे जनमानस में चाणक्य के रूप को लेकर और साहित्यकारों नाटककारों ने जो रूप चाणक्य को दिया वही प्रमाणित बन गया। अब यदि आज के नाटक में हम किसी और रूप से चाणक्य के चरित्र को उभारे तो शायद आप सबसे स्वीकार या अस्वीकार करें। पिछले 67 वर्षों से भारत की राजनीति, राजनेता, मानव चरित्र और खोखली धर्मनिरपेक्षता क्या रही है सभी जानते हैं। इस विशाल देश की एकता अखंडता का प्रश्न भी गंभीर है। विविधताओं से पूर्ण देश में सांस्कृतिक ज्ञान, पवित्रता, त्याग, निष्ठा, राष्ट्र प्रेम देश की एकता अखंडता एवं राष्ट्र प्रेम से हो। आइए देखते हैं नाटककार है श्री विमल लाट सुधीजन। हमें अपनी हिंदू जीवन पद्धति, शासन और जड़ों को जानना। आज अचानक ग्राम प्रांत की सभी सूचनाएं समाप्त हुई। अब पाटलिपुत्र नगर की कुछ विशेष सूचना गुप्तचर विश्वनी ने सूचित किया है। कुछ लोग देर रात चौक के मदिरालय से निकलकर वीथियों के चक्कर लगाते हुए देखा गया। उन्हें संदेहास्पद स्थिति में वणिक मणिभद्र के भवन के सामने और पिछवाड़े में जाते हुए देखा गया। क्या वणिक मणिभद्र ने कुछ अनहोनी घटना होने की सूचना नगरपाल को दी है? अभी तो नहीं यार, पिछले कुछ समय से उन्हें अपनी पुत्री को लेकर चिंतामग्न अवश्य देखा गया है। अपने मित्रों से भी कुछ आशंकाओं के संकेत किए। वणिक मणिभद्र की युवा पुत्री जो इन दिनों अपने मामा के घर शिक्षा पूरी कर रही है, अपने पिता के घर आई हुई है। अमात्य सागर वसु, प्रशासन का यह दायित्व है कि वो सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। मन में आशंकाओं की भावना का उत्पन्न होना भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। हमारे सभी गुप्तचरों को पूरी तरह सक्रिय होकर इन घटनाओं से नगर को मुक्त रखना होगा। विश्वहरि को वणिक मणिभद्र के भवन को और अधिक सतर्कता से अपनी दृष्टि के दायरे में रखना होगा। आर्य के आदेश का पालन होगा। अब विदेशों से भी कुछ महत्वपूर्ण समाचार है यार। दुनिया के हमारे मित्र भैरव कुंवर दत्त का भी कोई समाचार है? हाँ, उस प्रदेश के यवन सेनापति मार्क जेंजस भारतवर्ष भ्रमण के महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने हमारे राजदूत शिव मित्रभान से अनौपचारिक बातचीत भी कर ली। उनके भ्रमण का हेतु क्या हो सकता है? एक हेतु तो अलक्षेत्र अर्थात सिकंदर और सेल्यूकस के पराभव के बाद हमारी सामरिक तैयारियों को देखना हो सकता है, और दूसरा हेतु अपने यात्रा दलों में अनेक गुप्तचरों को शामिल कर यहाँ के राष्ट्र विरोधी तत्वों से जोड़-तोड़ करना भी हो सकता है। हमारे यहाँ के वैसे लोग उस समय उन्हें खुले में घुसते हुए नहीं मिलेंगे। हम किसी ना किसी लुभावनी योजना के तहत उन्हें सुदूर प्रवास भेज देंगे। यवन सेनापति मार्क जेंजस की आने की संभावित तिथियां क्या है, क्या आप जानते हैं? अभी कुछ समय बाद ही वे सर्दी के मौसम को चुनेंगे ताकि ठंडी रातों का उपयोग कर सके। उन ठंडी रातों को गर्म बनाने का उपक्रम शुरू कर दें। यवनों को ठंडी रातों में बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस ना हो, ऐसी खातिरदारी होनी चाहिए।
राजमहिषी हेलन उन्होंने हमें भेंट में दिया है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। गुप्तचर विदु सुंदरी को आज ही मुझसे भेंट करने की सूचना भिजवा दी गई है आली महामाल। बहुत अच्छा किया। उन चोरों का क्या हुआ जो नगरपाल के बंधन से भाग निकले थे? उनमें से 2 तो पकड़ लिए गए हैं, 2 अभी भी स्वतंत्र हैं। नगरपाल को महंगा साबित नहीं हुआ? नगरपाल की परेशानियों को मैंने स्वयं देखा। पिछले 1 सप्ताह से एक बार भी घर नहीं है। ऐसा लगता है उन चोरों को किसी राज कर्मचारियों का संरक्षण मिला हुआ है। गुप्तचरों से ऐसी अनहोनी सूचना पाकर तो यह हतप्रभ है यार। स्वाभाविक है, राज कर्मचारी द्वारा चोरों का संरक्षण मिलना किसी को भी हतप्रभ करने के लिए पर्याप्त है। तवारिक आर्य हिमवत्सल को इस आशय की सूचना अवश्य होगी। राजमहल में चोरों का संरक्षण मिलना हमारे पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। ये हमारे देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के प्रश्न है। हो सकते क्या सूचना लाए? जय हो। नगरपाल आए हैं, वे बहुत अस्त व्यस्त है। हमारे अमात्य सागरवसु से वे अविलंब मिलना चाहते हैं। उनसे कहो कि अमात्य के भवन पर जाकर प्रतीक्षा करें, अमात्य वही जाएंगे। आज तो तूने राजभवन के सारे मार्ग दिखा दिए, पर तूने उद्यान का वो मार्ग नहीं दिखाया जिससे आपातकाल में हम अंतःवासी राजभवन से बाहर जा सके। विलंब के कारण आज नहीं राजमंत्री, फिर कभी अभी तो चले। प्रसाधन तथा श्रृंगार बदलने का समय हो गया है और आज आपको राजसभा में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण पारितोषिक वितरण करने का कार्य भी करना है। एक बाऊ और निरर्थक कार्य करने को जी नहीं चाहता निसर्गी का। एक तो तुम्हारा वो घमंडी और सब पर हावी रहने वाला ब्राह्मण ना जाने अपने आप को क्या समझता है। सम्राट तक उसके दबाव में रहते हैं। राजसभा में महामंत्री के रूप में उसी की बात सब मानकर चलते हैं। वो कहता है उठो तो सब उठ खड़े होते हैं, बैठो तो सब बैठ जाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। राजमंत्री, आर्य चाणक्य तो कितने संयत व्यक्ति हैं। वो सम्राट का पूरा आदर करते हैं। सम्राट पूरा मंत्री परिषद और राजसभा में उनको उपयुक्त सम्मान देती है। सम्मान देने की भी सीमा होती है। चंद्रगुप्त सम्राट है, सभी राजपुरुष और मंत्री उनके अधीन है। पर मुझे तो लगता है यहाँ उल्टा ही संबंध है। आर्य चाणक्य वे ज्येष्ठ हैं और सम्राट के गुरु। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि महामंत्री और सम्राट के आपसी संबंध ही उलट पुलट जाए। मुझे तो महामंत्री के राजनैतिक उद्देश्यों पर ही संदेह होने लगता है। उस समय ब्राह्मण का निजी स्वार्थ था कि किसी राजपूत को सामने करके सत्ता पर आरूढ़ हुआ जाए। आज तो वैसे समीकरण नहीं है। आर्य चाणक्य राजनीति में निष्णात, सुशासन की कल्पनाकार, गुणकुल है। साधारण व्यक्ति उनकी बुद्धि का लोभ भी नहीं पा सकता। मैं मगधुनिया के राजा सेल्यूकस महान की सोच एक राजनीतिज्ञ की सोच है। देखना एक दिन चाणक्य किस प्रकार का आघात राष्ट्रपिता पर होता है। अच्छा छोड़ इन बातों, ये बता आज मुझे इस द्वार से राजसभा लेकर जाएगी? सदा की तरह मुख्य द्वार से। आज तो मुझे गुप्त द्वार से लेकर जाए, जिससे प्रतिहारी और दूसरे वरिष्ठ राज कर्मचारी बिना किसी अन्य की जानकारी के राजसभा में बुलाए जाए। वो किस लिए बनवानी? आज मैं सम्राट को चौंका देना चाहता हूँ। उनके सामने इसका एक प्रकट होने पर उनके चेहरे पर जो कौतूहल होगा, उस क्षण का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। राजमंत्री, ये उचित नहीं होगा। हमें जो राजकीय आदेश मिला है ये सरासर उल्लंघन है। तुम्हें राजकीय आदेश मैं भी तो दे सकती हूँ, या नहीं? जी आप दे सकती हैं। ठीक है। और आज मैं राजमहल मुख्य द्वार से भी नहीं जाऊँ, गुप्त दरवाजे
राजसभा में सूचना हो जाएगी और मेरा कौतूहल वाला खेल भी चौपट हो जाएगा। तुम देखना आज सम्राट किस प्रकार चौंके। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शत्रु अश्वारोही युद्ध क्षेत्र में अचानक पीछे से आक्रमण के लिए प्रकट हो गया। किंतु महारानी, सम्राट को आपकी समझ में नहीं कि आपने इस प्रकार चौंका दे। तेरा अभी विवाह नहीं हुआ, इसलिए ये सब बात तेरी खोपड़ी में नहीं घुसेगी। चल जल्दी कर, और भी बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं यहाँ से निकलने के पहले। जी महारानी। प्रेमेंद्र सेन, कोई अन्य सूचनाएं प्राप्त हुई हैं? जी हाँ सम्राट, विश्वहरि ने मुझे अभी अभी एक महत्वपूर्ण सूचना भिजवाई। उन्होंने कहवाया है कि पाटलिपुत्र से करीब 20 कोस उत्तर में मोहनपुर द्रोणमुख के एक पंडित टोला ग्राम में दस्युओं के गिरोह ने शरण ली। कुल 7 या 8 लोग होंगे सम्राट, लेकिन उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल अलग से, यद्यपि कपड़े तो उन्होंने औरों की तरह ही पहने हुए हैं, पर कुछ कालिक सी लगाकर अपने गौरवन को छुपाने का प्रयत्न किया। प्रेमेंद्र सेन, सीधे साधे शब्दों में ये क्यों नहीं कह देते कि वे लोग यूनानी लगते हैं? सम्राट, सीधे साधे शब्दों में ये कह देना कि वे यूनानी है या नहीं, ये तो संभव नहीं, क्योंकि रात के अंधेरे में ही उन्होंने अन्य लोगों के साथ वहां प्रवेश किया है और साधु के वेश में विश्वहरि के गुप्तचरों ने मुझे ये सूचना अभी अभी अश्वारोहियों के माध्यम से भेजी। कल मुझे अमास स्वर्ण भर ने सूचित किया था कि द्रोणमुख के किसी अन्य ग्राम से कुछ गायों के काटे जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। उनके खून तथा पूछ के कई हिस्से पास में हमारे जंगल के प्रहरियों को मिले। गायों के धड़ आदि सब गायब हैं। इसी से अनुमान लगाया गया है कि हमारे राज्य में कुछ विदेशी शासक सक्रिय हैं, क्योंकि हमारे लोग तो गोमांस नहीं खाते। बिल्कुल नहीं खाते सम्राट। सभी सूचनाएं आज दोपहर तक मिलने की आशा है। पूरे भाग के गुप्तचर तंत्र को सक्रिय होकर इस गिरोह के पीछे भी लगा दिया गया। अश्वारोहियों की एक सैनिक की टुकड़ी मोहनपुर की ओर प्रस्थान करे। यदि उस गिरोह में यूनानियों का होना तय होता है तो ये सूचना आज चाणक्य को अविलंब दी जाए। आज्ञा का पालन होगा। सम्राट की जय हो। सेनापति आर्य यशवंत सेन पधारे हैं। उपस्थित होने के लिए सम्राट की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सब सम्मान उपस्थित किया जाए। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय। अभी अभी पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश से लौटा हूं सम्राट। पिछले पखवाड़े आचार्य चाणक्य के परामर्श और आपकी आज्ञा से सभी राजपोषित संघों के आसपास अश्वारोहियों की टुकड़ी के साथ भ्रमण करता रहा और उनकी सूचना एकत्रित करता रहा। किन गणराज्यों के सीमाओं तक आप गए थे सेनापति? वैसे तो छोटे छोटे अनेक गणराज्य हैं सम्राट, पर मुख्यतः लिच्छवी, कृचिक, मलक, मद्रक, कुकुर, गुरु और पंचाल प्रमुख। इन 7 गणराज्यों की जनसंख्या भी अधिक है। शासन प्रणाली भिन्न भिन्न होते हुए इनके कई बिंदु समान हैं। काम ग्रहण करें। जी सम्राट। जैसे इन राज्यों में वंशानुगत राजा का राज्यारोहण नहीं होता। वहां की प्रजा खुद अपने नए राजा को चुनती है। इस कारण इन राज्यों में एकता की कमी कहा जाता है। अकेले लिच्छवी राज्य में 84,000 राजा हैं, क्योंकि वहां का हर नागरिक अपने आप को राजा करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में दूसरे गणराज्यों के साथ मिलकर शत्रु का सामना करने के बजाय यहाँ के नागरिक स्वयं में उलझे रहते हैं। ये स्थिति तो है सम्राट, पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। अलग क्षेत्र के आक्रमण के समय कई गणराज्यों ने राजा पौरव की सहायता की। सेनापति, पर हम केवल आज के युग के दृष्टि से इस विषय को नहीं देखते। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष का भविष्य सुरक्षित हो जाए। भारतवर्ष की दीर्घकालीन सुरक्षा में इन गणराज्यों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है सम्राट। इन गणराज्यों के सैनिकों की तैयारी किस प्रकार की है सेनापति? सम्राट, मैंने जिन 7 गणराज्यों की चर्चा आपके सामने की है, उनमें से 4 राज्यों के पास अच्छी मात्रा में घुड़सवार, पैदल सेना और रथ। क्योंकि वहां हाथी कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनके पास हाथियों की संख्या कम है। अगर ये गणराज्य आपस में मिलकर बाहरी आक्रमणकारी का सामना करें, तो शत्रु भारतवर्ष में सिंधु नदी के इस पार कभी घुस ही नहीं सकते। इसलिए उनकी एकजुटता आवश्यक है। सेनापति, आपको लगता है
कि ये किसी भी एक गणराज्य के नेतृत्व में इकट्ठे हो सकते हैं? मैंने अपने अभियान में जो कुछ भी अनुभव किया है उसके अनुसार तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं दिखाई देता सम्राट। ठीक है सेनापति, अब आप विश्राम करें। जी सम्राट। आपके अभियान यात्रा की चर्चा मंत्रिपरिषद में की जाएगी। जी सम्राट। शांति है। पिछले कुछ दिन शांति में बीते, आज अचानक लोगों के भागने और पहरेदारों के पीछा करने का शोर सुनाई पड़ा। हमारी की जय हो। आपने ठीक ही सुना, इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक था, व्यवस्था सही, परंतु आज रात्रि के अंधकार में वैसा ही हुआ है जैसा आपने कहा। पिछले सप्ताह 4 चोरों के निकल भागने और उनमें से 2 के पकड़े जाने का समाचार तो आपको भली भांति ज्ञात है। बाकी 2 चोरों का भी पता लग चुका है आज। ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है नगर का। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये क्या, आप तो अस्त व्यस्त दिखते हैं। एक बड़ी मुसीबत है यार उन दोनों को लेकर, इसीलिए इस समय आपके पास भागे भागे चले आए हैं। दोनों चोर राजमहिषी हेलन के महल में शरणागत है और उनके रक्षा कवच को भेद कर हमारे प्रतिहारी पकड़ पाने में असमर्थ है यार। चोरों को शरण देने का कार्य राजमहिषी के द्वारपाल कैसे कर सके? और उनकी अपनी परिचारिकाओं ने उन्हें अंदर तक कक्ष में छुपा रखा है और वहां हमारे सिपाहियों के लिए पहुंचना संभव नहीं है। इसका अर्थ है आप कहना चाहते हैं उन चोरों को राजमहिषी हेलन का संरक्षण मिला हुआ और नगर में जो भी चोरी कार्य हो रहे हैं उन्हीं के इशारों पर हुआ है। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। जिन चोरों ने जो चोरी की थी वो कोई छोटी मोटी धन दौलत की चोरी नहीं थी। उनमें से 2 राष्ट्रीय अभिलेखागार में घुसे और 2 बाहर पेड़ों की आड़ में घोड़ों के साथ खड़े थे। कुछ मूल्य ऐतिहासिक संधि पत्रों को ले जाने की कोशिश में लगे थे यार। वो तो महामात आर्य चाणक्य के स्पष्ट निर्देश के अनुसार वो प्रधान लेखाकार ने प्रशासन महोदय को समय पर सूचना दे दी। कागज बच गए। कोई बहुमूल्य संधि पत्र या कागज तो गायब नहीं है ना? प्रशासन और इंदु कौशल अभी जांच कर रहे हैं यार। संदेह के घेरे में अभिलेखागार प्रमुख आर्यवर्त पाल भी है। पिछले दिनों हमारे गुप्तचरों ने उन्हें राजमहिषी के भवन की परिधि में 2 बार देखा था। दोबारी महोदय को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। मैं स्वयं उनसे मिलना चाहता हूँ। और गहन बंधनागार में रखा गया है, आप जब चाहे प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी समय आचार्य चाणक्य को उनमें काफी दिलचस्पी हो सकती है। और मुझे अनुमान है, इसीलिए वाहन में चोरों को गहरे पहरे में यहाँ ले आया ताकि आप और महामात चाणक्य उनसे अच्छी तरह से पूछताछ कर सके। आज्ञा है। हम निर्दोष हैं, चोर नहीं आ रहे मात। हमें नगरपाल ने केवल संदेह के कारण पकड़ा। हम शोध करता है राष्ट्रीय अभिलेखागार में हम शोध कार्य के लिए गए थे। जब तक तुम्हारा न्याय नहीं हो जाता तुम चोर नहीं हो, किंतु राष्ट्रीय अभिलेखागार में मुख्य अधिकारी की अनुमति से ही प्रवेश मिलता है। तुमने भी अवश्य अनुमति ले ली होगी। जी हाँ अमात्य, अवश्य। हमने प्रमुख अभिलेखागार अधिकारी की लिखित अनुमति से ही प्रवेश किया था। प्रमुख अभिलेखागार अधिकारी आर्यवर्तपाल इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। अच्छा, आर्यवर्तपाल ने तुम्हें लिखित में अनुमति दी थी। तुम्हारे शोध का विषय क्या है? पश्चिम और यमन देशों के साथ अनुबंध और आवागमन की संधियां। इसी विषय पर हम शोध कार्य कर रहे थे। तुम सबों का एक ही विषय है? 2 और तो तुम्हारे साथ थे जो अभी भी लापता है। जी नहीं, यह केवल मेरा विषय और ये तो मुझे सहायता करने साथ गए। बाकी आप 2 लोगों की किसकी बात कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। काफी होशियार हो तुम। आचार्य चाणक्य को तुम में काफी दिलचस्पी हो सकती है। आचार्य चाणक्य को इन्हें तो राजकाज की वैसी और अनेक कारण। मैं नहीं ला रहा, उन्होंने खुद इस घटना में दिलचस्पी दिखलाई है, क्योंकि राजमहिषी हेलेन का नाम भी इस घटना से जुड़ गया है। राजमहिषी हेलेन? भला मेरे शोध कार्य से क्या नाता हो सकता है? क्या नाता हो सकता है? ये तो घटनाक्रम ही बतलाएगा, या तुम चाहो तो सब कुछ खोल कर बतला सकते हो। सकता है इससे तुम्हारे दंड में कुछ कमी आ जाए।
तुम बिल्कुल निर्दोष है अमर। अभिलेखागार के प्रमुख खान अमरपाल से आप पूछताछ कर सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने ही मुझसे संपर्क किया। मैं तो एक निरीह बनाने की कोशिश मत कर। जाने की कोई इस घटना कब से बिल्कुल न जोड़े बात। देखा आपने महामात्र चाणक्य के नाम सुनते हैं इसने आधी बात स्वीकार कर दी। उनके सामने पढ़ते ही तोते की भांति आप इसी समय अमरपाल को बंदी बनाए नगरपाल। लगता है यवनों से प्राचीन संधियों में राजमहसी हेलेन की काफी रुचि है और अभिलेखागार प्रमुख उनके विशेष कृपा पात्र हैं। आपकी अनुमति से इसका प्रबंध करके अभी लौटने की आवश्यकता नहीं है नगरपाल। आप इन अतिथियों को भी साथ लेते जाएं और रात में इनके आतिथ्य की समुचित व्यवस्था करें। और हाँ, कल सुबह सुबह अमरपाल को आर्य चाणक्य के सामने उपस्थित कर दे। आज रात्रि के लिए इतना ही पर्याप्त है। सम्राट, आज के इस मंत्री परिषद सत्र में किसी और विषयों पर चर्चा की जाए उसके पूर्व सम्राट को एक विशेष सूचना देनी है। वो सूचना ये है, सुदूर दक्षिण से एक विद्वान पधारे हैं जो सम्राट से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। आज उन्होंने दक्षिण द्वार से नगर में प्रवेश किया। किस विषय के विद्वान हैं वो? सम्राट ज्योतिष विज्ञान के पंडित हैं। वो स्वयं को ग्रहों और नक्षत्रों के विद्वान के रूप में ख्याति है, ऐसा उन्होंने बतलाया। स्वर्णभद्र, आपने किसी रूप में उनकी कई बातों का परीक्षण निरीक्षण किया है या केवल बताई हुई बातों को कर रहे हैं? सम्राट, मुझे अवसर ही नहीं मिला कि मैं उनका परीक्षण निरीक्षण कर सकूं। आपके स्वर्णभद्र, हमारे गुप्तचरों की उनके विषय में क्या सम्मति? नगर में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उनकी भेदी दृष्टि होती है। गुप्तचर विद्यावासन ने सूचना भेजी है कि यह व्यक्ति महाराज की रुचि आदि की जानकारी लेने का चेष्टा कर रहा है। दक्षिण नगर द्वार के पास के भोजनालय के संचालक से उन्होंने महाराज के संबंध में बहुत सारे प्रश्न किए। ये विद्यावासन ने कहलवाया है। देखने में कैसा है ये विद्वान? साधारण ब्राह्मणों जैसा तो नहीं दिखाई देता, पर माथों पर चंदन का त्रिपुंड धारण किए हुए, हाथों में मोटी पांडुलिपि का सदृश लिए हुए। चेहरा दक्षिणार्थ ब्राह्मणों जैसा नहीं है। हाँ, चाल ढाल में साधारण सैनिक जैसा चपल। उसके विवरण से तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे उससे मिलना चाहिए। हाँ, यदि महामात्र आवश्यक समझे तो उसे उनके पास लाया जाए ताकि उसके पंडित्य का पक्का पता चले। महामात्र, क्या आप सहमत हैं? मुझ तक उसे लाए जाने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। मैं स्वयं उससे मिलूंगा। चाहे तो कुछ धन आदि राजकोष से उसे दिलवा दे। सम्राट, समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त व्यक्ति को और भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना और दिन में दिया बाती जलाना आदि बातें व्यर्थ हैं। केवल योग्य पात्र को ही धन की सहायता उपयुक्त है। हो सकता है अत्यंत छोटे छोटे राज्य हमारे इरादों में बाधक बने। अवश्य मात्र सुवर्णभद्र, किंतु अत्यंत छोटे छोटे राज्यों के लिए शुरुआत में ही अपनी शक्ति का अपव्यय करना ठीक नहीं। मनुष्य यदि शेर की गुफा में जाएगा तो हो सकता है उसे हाथी के मस्तक का मोती मिल जाए, किंतु यदि गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे बछड़े की पूंछ या गधे का खाल का टुकड़ा ही वर्ग के बाहर के राज हमारे इरादों में अड़चन पैदा कर सकते हैं। मग दुनिया से आई पहले अलेक्जेंडर और बाद में सेल्यूकस की आंधी अब समाप्त कर दी गई है, फिर भी हमें राजनयिक षड्यंत्रों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म करने की इच्छा रखने वाले सदा मीठी बातें ही करते हैं।
और इसी प्रकार का व्यवहार हमें पश्चिम के राजनयिकों में दिखलाई भी पड़ता है। हम आपके प्रेमेंद्र सिंह, शिकारी जब हरिण की शिकार करने निकलता है तो वो मीठी आवाज में गीत गाता है, किंतु हम हरिण नहीं, शेरों की संतान हैं। उनके मीठी आवाज के स्वर, सुर, ताल और शब्द हमारे कानों के लिए शोर के अलावा कुछ भी नहीं। अपने अपमान तथा पराभव का बदला लेने के लिए शत्रु का अंदर से भी घात हो सकता है। अवश्य हो सकता है। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से सचेत रहना होगा और हमने 9 प्रकार के गुप्तचर यंत्रों की व्यवस्था की है। उसके अनुशासन पूर्वक पालन से हम इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम हैं। महामात्र द्वारा प्रस्तुत विचारों से आज मंत्री परिषद एकमत है। अभी चर्चा को यही विराम देना चाहिए। हाँ, इसे कार्य रूप में डालने के लिए और भी अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आज हम निर्णय लेते हैं कि आर्यावर्त को अखंड करने के विचार को प्राथमिकता देकर इसके लिए जो आवश्यक है युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाए। विचार विमर्श के लिए महामात्र आर्य चाणक्य को अपने सहयोगियों के चुनाव की स्वतंत्रता होगी। राजा था, कौन देश का राजा था? मगध देश का राजा था, प्रजा का दुख हरता, ना भाई दुख करता था। कौन नाम का राजा था? कौन नाम का राजा था? कौन नाम का राजा था? बीते युग का राजा था, जरासंध नाम का राजा था। भीम ने जंघा चीर के मारा जिसको, इशारा था कृष्ण कन्हैया का और उनका ही सहारा था, सहारा था, सहारा था। इस युग का राजा भी बतला दो, चुभते कांटों में मट्ठा डलवा दो। वो भी दुष्ट नंद वंश का राजा था जो सिंहासन से दूर हटाया चंद्रगुप्त ने जिसको। इशारा था चाणक्य का, उनका ही सहारा था। एक राजा था भाई राजा था, 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 एक राजा था भाई राजा था। राजा था भाई राजा था। अरे वाह, आप लोग कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हैं और इतना मधुर लोक गीत गा रहे हैं। हाँ भाई, क्या आप लोग इसी नगर के हैं? इसी नगर के हैं। इसी नगर के हैं। इसी नगर के हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बता सकते हैं मुझे, यहाँ पे मुसाफिरों के लिए कहीं सराय आदि की व्यवस्था है? क्यों नहीं, बहुत उत्तम व्यवस्था है। बाहर से आने वाले सब अधिकतर वहीं ठहरते हैं। एक दिन के आवास के लिए आधा पण और एक समय के भोजन के लिए 5 कारछापन। कितना? 5 कारछापन। अच्छा है। 3 या 4 दिन रुकने की अनुमति भी दी जाती है। अगर राजकीय कार से आए हैं तो कुछ दिन और ठहरा जा सकता है। उचित है। दक्षिण द्वार के पास ही है, वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा, वहीं पूछ लीजिएगा। वो वाला जो दिख रहा है वहीं से बाया। अच्छा ठीक है, हम लोग अधिक दिन नहीं ठहरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। एक राजा था भाई राजा था, एक राजा था भाई राजा था, एक राजा था भाई राजा था। चलिए महामात्र, इस बात की तो पुष्टि हुई कि नगर में हमारे लोग सराय आदि की व्यवस्था से काफी खुश हैं। चलिए वहीं चलते हैं प्रेमेंद्र सिंह।
संभवतः वो दक्षिणात्य ज्योतिषी भी वहीं मिल जाए और उसकी उत्सुकता का समाधान भी हम कर सके। चलिए चलिए। एक राजा था भाई राजा था, एक राजा था भाई राजा था, वो कौन देश का राजा था? वो मगध देश का राजा था। ये लोकगीत सुन के तो भाई मन प्रसन्न हो जाता है, कुछ भी कहिए। राजा भाई। हाँ राम राम। पंडित जी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप महापंडित जान पड़ते हैं और परदेसी भी। अरे जैसे कि हम लोग भी आज ही नगर आए हैं और एक प्रकार से परदेसी ही हैं। बस रहने और खाने पीने की व्यवस्था की खोज कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि आप हम लोग से पहले आए हैं, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत होशियार गवैये हो भाई। आदमी को देखकर ही पहचान लेते हो। चलो तुम भी परदेसी, हम भी परदेसी, क्यों ना एक दूसरे की सहायता करें। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। लीजिए चना खाइए। जी ले लीजिए, हमारे खेत का है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। लगता है किसी कल्याणकारी कार्य से यहाँ आए हैं। देखिए यहाँ का राजा यूं तो बहुत अच्छा है, पर कल्याण के कार्य में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है। नहीं है भाई। अरे हम लोग तो इसी राज्य के हैं। आज तो किसी कल्याणकारी कार्य में ना तो पढ़ते देखा है, ना तो देखते सुना है। नहीं सुना है, पर मैंने तो बिल्कुल इसका उल्टा सुना है। हाँ, बस एक बार सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने का अवसर मिले तो सही। ये तो बड़ा सरल कार्य है पंडित। अच्छा, हम लोग तुमसे मिलने ही के लिए नगर आए हैं और हमें आशा भी है कि हम लोग शीघ्र मिल भी लेंगे। तो जरूर आप लोग भी किसी कल्याणकारी कार्य के लिए हमारे होंगे। नहीं भाई, सम्राट से मिलना लेना है क्या? नहीं भाई नहीं पंडित जी, आप बात को समझ नहीं रहे। ऐसा है कि हम लोग तो उनके कार्य उनसे मिलना चाहते हैं जिसमें उनका ही फायदा है। और अपने फायदे के बिना वो हम लोग को क्यों मिलने लगे भला? क्यों मिलेंगे भला? अरे बिल्कुल सही बात कहे हैं, हम भी उन्हीं के फायदे के लिए मिलना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत कर रहे हैं आपके साथ में। जी हाँ जी हाँ, हम लोग पड़ोसी किसान हैं, इसीलिए एक साथ आए हैं। अच्छा, किसान है। वो राजा के कृषि हम आपके को चारा का है, वो हमारी प्रतीक्षा में है। भाई उसके पहले आवास का प्रबंध कर लेते हैं भाई। बहुत आवश्यक है भाई। सुनिए सुनिए, आप लोग आवास और भोजन की बिल्कुल चिंता न करें। अरे नहीं है, सराय में उचित प्रबंध है। मैं आप दोनों को स्वयं वहाँ लेकर चलूंगा, यही सामने ही है। चलिए ना, चलते हैं। अरे भाई भोजन की चिंता नहीं है भाई। अरे मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके भोजन का प्रबंध हो जाता है। भाई जरा ना, माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आता है? क्या उचित विचार है आपके। बताइए, इस प्रकार की बातें तो आचार्य चाणक्य ही कहते सुने गए हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने यहाँ से लौटते समय हमें बतलाया था भाई। अरे राम कहिए, अरे हमारे राज्य में तो सभी चाणक्य हैं, गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, अंधेरा हुआ ही चाहता है, उससे पहले चलिए हम लोग सराय। देखिए वो सर्दी भी हो गई है, चलिए सराय में चलते हैं, फिर बातचीत करेंगे। भाई अब तो हम निश्चिंत हो गए। अब क्या है कि यहीं पर बैठकर थोड़ी खुली हवा में आपके साथ बातचीत का आनंद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी आचार्य महामात्र विष्णुगुप्त चाणक्य की इस पुण्य भूमि में सब कुछ खुला खुला ही तो है। उनकी शिखा ने क्या खुलकर कमाल किया भाई। क्या खुलकर कमाल किया। शिखा कौन? उनकी पुत्री तो नर्तकी। राम राम राम, क्या गणिका नहीं भाई, चाणक्य जी की ये चुटिया। अंदर ऐसे बोलिए ना, चुटिया। उनकी चुटिया ने क्या कमाल किया भाई। विदुष राजा ने उनकी बद राजनीति को ही खोल कर रख दिया। कुछ भी कहिए, हमको इस नगर में बहुत आनंद मिल रहा है। महोदय, हाँ, आप कहाँ से पधारे हैं? हम दक्षिण के दूरवर्ती प्रदेश से आए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त से मिलना चाहते हैं। सुना है आर्यवर्त के सभी राजाओं के साथ उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार है। उनकी लग्न राशि और कुंडली में बढ़िया योग है, जो पूरे आर्यवर्त के लिए शुभ है। बस एक बार उनके दर्शन हो जाए तो अहो भाग्य।
दर्शन हो जाए तो बाबा भाग्य। अरे राजा क्या सबसे यूं ही मिल लेंगे? अरे उनके समय का मूल्य है भाई, बहुत जानता हूँ उनके समय का मूल्य है। मैं भी किसी भरम को नहीं पाल रहा। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से आखिर राजा क्यों मिलने लगे है? तो लेकिन भाई विधि का विधान भी तो कोई चीज है कि नहीं? है कि नहीं? होगा अरे होता होगा भाई। अरे भाई क्या पता मेरा भाग्य ही इतना बलशाली हो कि ये सब संभव हो जाए। अरे संभव हो भी गया तो क्या राजा से उनसे पर उनकी प्रशंसा के पुली बांधते रहोगे या कुछ पते की बात भी करोगे भाई? आप लोग दोनों ठहरे एक मामूली किसान है ना? है राजनीति शास्त्र के पारंगत आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य तो नहीं है? नहीं भाई, कार्य भी तो अभी बाकी है। इतना तो मोटी किसान बुद्धि में नहीं सुना रहा भाई, कुछ खुल के समझाइए। क्या समझिएगा आप लोग? इसीलिए तो हम सम्राट से मिलकर उन्हें बतलाना चाहते हैं। हाँ, मेरे इशारों को बुद्धिमान चाणक्य अवश्य समझेंगे। आचार्य तो विलक्षण है, उन्होंने अपने साम्राज्य में सुशासन की व्यवस्था की है। विशाल अर्थशास्त्र लेखन परिक्रिया ही अपने आप में संपूर्ण कार्य है। बस भगवान से विनती है कि आने वाले युगों में भारतवर्ष को इसी प्रकार के विचार करने वाले सुशासनकर्ता मिलते रहे। मैं तो आचार्य से मिलने की कल्पना भी नहीं करता। वही तो बस एक बार सम्राट को मिलकर बता दो तो मेरा काम खत्म। हाँ, बता दूं तो काम खत्म। अरे भाई बता देने मात्र से काम खत्म होता है क्या? खेती को घर तक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। पता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करने से नहीं घबराता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है मनुष्य जीवन यद्यपि बहुत दुर्लभ है, बुद्धिमान और परिश्रमी लोग धर्म पर आधारित कर्म करने के लिए मृत्यु की भी परवाह नहीं करते। किंतु मनुष्य सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है भाई। बिल्कुल सही बात है। ये साधारण विचार हो सकते हैं पर पूरा सत्य नहीं है। आचार्य चाणक्य के पैर पर कांटा चुभे तो ये जूते पहन लेते हैं, काम खत्म। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनकी जड़ों पर मट्ठा डाल उनका समूल नाश किया, जिससे कि औरों के कांटों में पैरों में कांटे न चुभे। समझे ना? दुष्ट राजा नंद के वंश का भी समूल नाश इन्हीं कांटों के भांति हुआ। आचार्य चाणक्य चाहते तो अपने निजी स्वार्थ के लिए नंद वंश के कृपा पात्र बन जाते। उन्हें कौन रोकता था? पंडित जी ऐसा है कि आचार्य चाणक्य तो एक ही है। हाँ भाई एक ही है। एक नहीं, हमें अनेक चाणक्य पैदा करने होंगे। आर्यावर्त के सभी राज्यों में चाणक्य पैदा करने होंगे। भाई चाणक्य तुम पैदा करोगे? आप दोनों एक ब्राह्मण के विचारों का मजाक उड़ाते हैं। आप दोनों क्या बात की है विचारों को समझने की? चलिए जाइए। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। बात ऐसा है कि हम लोग ठहरे मामूली किसान है भाई। अब विद्वानों जैसी बातों से हमें क्या मतलब है? अरे मतलब लेकिन अभी तुम दोनों को समझाना थोड़ा कठिन है। बात कीजिए भाई। भाई वो जो लाल रंग के वस्त्र में कुछ पोथी जैसा बांध रखा है, उसमें से कुछ समझाएंगे क्या? आप समझेंगे? कोशिश करेंगे। आप समझेंगे? देखते हैं। इतनी छोटी सी बात तो आपकी किसान खोपड़ी में घुस नहीं रही है। इस पोथी की बात तो आप समझेंगे। कोशिश करके देखेंगे। हम लोग किसी दूसरे विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ का मौसम, इस नगर की आबादी, यहाँ के लोगों का खान पान, पहनावा, अरे मेरे ठेले में बिकते वस्तुएं आदि कुछ बात करते हैं। आइए ना, आइए। नहीं पंडित जी, बात ऐसा है कि इसमें हम लोग को कोई विशेष रुचि नहीं है। रुचि भाई ना हो तो हम लोग यहीं कहीं चक्कर लगाकर सराय पहुँचते हैं और संभवतः भेंट से वहीं हो जाएगा। अरे नहीं भी होगा तो चलेगा भाई। आप भी अपने भाग्य को आजमाते रहिए। क्या पता सम्राट खुद छद्मवेश धारण किए आपको नगर में अनायास मिल भी जाए। परंतु आप लोगों को तो किसी आश्रय स्थल की तलाश थी। अब दूसरी तरफ कहाँ चले जा रहे हैं? अरे नाम कहिए और कहाँ जाएंगे? हमारे पुरखों ने कहा है कि
अनजान स्थान पर किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धि पे ही विश्वास रखना चाहिए। भरोसा तो नहीं करना चाहिए, सही कहते हैं। राम 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 चोर चोर कर डालने वाली दिन की समाप्ति पर रात्रि की शिखर छाया का सुखद प्रस्तुरन, मस्तिष्क को ढीला छोड़ देने के लिए ये मधु चषक। तुम्हारे इस सौभाग्य की चर्चा में मैं भी कहीं हूँ क्या हेलेन, पुरुष के लिए पूर्ण पुरुषत्व के सुख की अनुभूति नारी के बिना कैसे संभव? पर मुझे लगता है इस सुख को पाकर पुरुष के लिए स्त्री अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर चाहे वो सम्राट हो या साधारण पुरुष। अपने कमजोर क्षणों में सम्राट भी एक साधारण पुरुष ही होता है। शायद मैं भी ये समझ सकती हूँ। अब रात्रि का विस्तार फैलने दो हेलेन, नींद का साम्राज्य छा लेने दो। चलो तुम सो जाओ, पर सोने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दोगी? प्रश्न? कैसा प्रश्न? तुम्हारे मुख से मैंने मेरे लिए हमेशा हेलेन शब्द। इस साम्राज्य में रानी बनने के बाद मुझे भाग्य लक्ष्मी दिया गया नाम तुम्हारे होठों ने एक बार भी उच्चारण नहीं किया। तुमने याद दिलाया तो याद आया तुम्हारा नया नाम। वैसे हेलेन छोटा भी है और प्यारा है। हाँ है, पर मुझे लगता है ये नाम मेरे पुराने संदर्भों से मुझे कटने नहीं देता। जब भी तुम्हारा मेरी यवन पृष्ठभूमि सामने आ गई और मुझे लगता है मेरा राजा मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानता ही नहीं। नारी पुरुष के रिश्ते में ये राजकीय विशेषण बेमानी है हेलेन। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे आपके रक्षण के लिए कहीं भी और कभी भी जाने की अनुमति देती हूँ। अब जाने की आज्ञा दे सम्राट। आचार्य विजयवंश से तुम्हारे शास्त्राभ्यास के वृत्त मुझे मिलते रहते हैं। आज से तुम आचार्य श्याम वर्मा की संगीत सांध्य कक्षा में शामिल हो जाओ। स्वरों के आरोह और अवरोह के साथ शत्रुओं पर शास्त्राघात बहुत ही दिलचस्प और परिणामकारी होगा। शत्रु एक साथ दो वार नहीं झेल पाएंगे। कल तो सम्राट के खड़ग से कटते कटते बची। हाँ। बचती रहोगी तब ना आचार्य। मुझे लगता है कि तुम बची रहोगी। आचार्य, मुझे किसी राजपुरुष के दंपुर पदाघात का
के बाहर भी भक्तों के आगो अगो से मैं परिचित हूँ। तुम सम्राट के पराघातों में भी शास्त्रीय संगीत के आरोह अवरोह का आनंद लेती हो। तुम स्नान करो। देश के सम्राट का कोई अपना निजी समय भी होता होगा। मैंने आपसे एक प्रश्न किया है। कहिए सम्राट। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है। मुझसे? मुझसे क्यों? क्योंकि इस प्रश्न का संबंध आपसे। मुझसे संबंध है? क्यों? क्योंकि आप राज्य के महामात्य हैं। महामात्य हूं तो बस, किंतु महामात्य से प्रश्न या तो मंत्री परिषद में बुलाकर किए जाते हैं या फिर अपने निजी विशेष कक्ष में बुलाकर किए जाते हैं। यदि महामात्य की निष्ठा पर शंका हो तो उसे पेड़ियों से जकड़कर न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत करके किए जाते हैं। श्रीमंत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, आप मेरे आचार्य भी। आचार्य हूं तो बस, किंतु आचार्य से प्रश्न करने की एक पद्धति होती है। प्रश्नों के उत्तर से शिष्यों के ज्ञान में वृद्धि होती है। शिष्य के उदंडता के लिए आचार्य उसे दंड भी दे सकता है। आचार्यवत, मैं प्रसन्नता से दंड स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु एक राजा के मन में उठे स्वाभाविक प्रश्नों के उत्तर की आशा भी न करूं। और ये प्रश्न एक राजा के व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्र सत्ता से जुड़ा हुआ है। उसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, समय एवं सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। प्रश्न महत्वपूर्ण है आचार्य, कृपया कर उत्तर दे। वत्स, तुमने अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के प्रारंभ में ही अध्ययन किया था कि आचार्य ऋषि मुनि पिपलाद के समक्ष कुछ अत्यंत मेधावी ऋषि मुनि के पुत्र सुकेशा, सत्यकाम, कबंधी आदि पर ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु होकर उनके पास आए। उन्हें लगा कि आचार्य उनके प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे देंगे, किंतु ऋषि मुनि आचार्य पिपलाद ने उन्हें 1 वर्ष तक अपने आश्रम में साधारण शिष्य की तरह रहने का आदेश दिया, क्योंकि आचार्य ये देखना चाहते थे कि उनके शिष्य उत्तर ग्रहण करने लायक हैं या नहीं। प्रश्नोपनिषद का ये प्रकरण याद है ना? याद है आचार्य, और ये भी याद है कि 1 वर्ष बाद आचार्य पिपलाद ने उनकी जिज्ञासाओं की भली भांति श्राद्ध भी किया। आपकी इस इंगित को मैं भली भांति समझ गया हूँ आचार्य। अभी मुझे सम्राट बने समय ही कितना बीता है, लेकिन मैं स्वयं को स्वयं समझने की भूल कर बैठा। अपनी उदंडता के लिए समझा हूँ आचार्य, कृपया कर मेरे लिए दंड निर्धारित करें। उठो, उठो बस, उठो। तुम्हारे लिए दंड इतना है कि मेरे द्वारा दिए गए किसी भी विशेष मुद्रिका धारण किए हुए शिष्य या शिष्या गुप्तचर पर तुम खड़ग नहीं उठाओगे, क्योंकि उन्हें मेरे आदेश हैं कि वे तुम्हारी और राज्य के विशेष राजपुरुषों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। सुनो सम्राट, कल गोधूली बेला में मैं राज प्रसाद आऊंगा। ये सूचना तुम साम्राज्ञी को जाकर दो। राजमहल के अंतरंग कमरे में मेरी उनसे भेंट हो, जहां हमारी बातचीत ना कोई सुन सके ना देख सके। पास के ही कमरे में तुम रहोगे, जहां से साम्राज्ञी के बिना जानकारी के तुम सब कुछ देख सकोगे और सुन सकोगे। साम्राज्ञी के शरीर पर पुष्पों के आभूषण होंगे, ना कोई रत्न होगा ना धातु, और तुम भी निशस्त्र रहोगे और बिल्कुल मौन। उत्तेजना की स्थिति में भी तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। परिचारिकाएं
और अंगरक्षक भी आसपास नहीं होंगे। इस विषय में मुझे तुमसे गहन बातचीत करनी है। जी आचार्य। चलो। महामात, अपना स्थान ग्रहण करें। महारानी, यहाँ पाटलिपुत्र में तुम्हें बहुत सुना सुना लगता होगा। अपने पिछले देश की याद बहुत आती होगी, क्योंकि यहाँ इतनी दूर उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पाता? हाँ, एक तरह से ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है आचार्य। तुम साम्राज्ञी हो, तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। सुख सुविधाएं ही तो जीवन के लिए सब कुछ नहीं है आचार्य। कौमुदी महोत्सव जैसे मनोरंजन के अवसर भी तुम्हें यहाँ के वातावरण में एक रस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों कहते हैं महामात? मैंने तो पूरा आनंद लिया कौमुदी महोत्सव का। तब हिंडोले में झूलते झूलते अन्य मनस्क तुम अकेले इधर उधर घूमने क्यों निकल पड़ी? नहीं तो बगीचे के पेड़ों के घनी झुरमुट में घबराई हुई सी किसी अनजान से लगते दो व्यक्तियों से क्या बातचीत कर रही थी? नहीं तो आपसे किसने कहा? दो ही लोग थे ना? वे दोनों तो राज कर्मचारी, दवारी महोदय के भेजे हुए। एक चपटे नाक वाला और एक अटप सा कपड़ा पहने हट्टा कट्टा सा। चपटे से नाक वाला, हट्टा कट्टा, मुझे याद। क्या सभी राज कर्मचारी को मुझे याद रखना होगा? नहीं नहीं, यदि वे राज कर्मचारी हो तो वो जो भी थे, उन्होंने तुमसे कुछ प्रश्न किए होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए तुम्हें कुछ दिनों का समय भी दिया होगा। प्रश्न? समय? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं महामात? बहकना भी तो स्वाभाविक है हेलन रानी। ओ आप भी महामात, हमारे यहाँ यमुना में आपकी बुद्धिमत्ता का सब लोहा मानते थे। हाँ हाँ, कहते थे पाटलिपुत्र में एक ही तो पुरुष है। ऐसा कहते थे? मैं यवनों की रसिकता को पहचानता हूँ हेलन रानी। आपने कभी संकेत किया होता तो आपके गले में रुद्राक्ष की माला ना पड़ी होती। अब तक बल्कि मैं बाबू की चंपक माला डाल चुकी हूँ। निर्लज्ज यामिनी, वही बैठी है, उठने का प्रयत्न मत करना वरना क्या? कह डालिए वो भी। यही ना कि मुझे मार डालेंगे, मेरा सर काटकर राजद्वार पर लटका देंगे। कौन थे वे लोग जो तावारिक सुरक्षा व्यवस्था को लांघ कर बगीचे में तुमसे वार्तालाप कर रहे थे? नहीं जानती, नहीं जानती। बड़े पंडित बनते हो, इस प्रकार एक काम कक्ष में एक संभ्रांत महिला से सवाल जवाब करते हो। क्या यही तुम्हारी भारतीय मर्यादा है? तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं किसी सम्रांत भारतीय सौभाग्यवती से नहीं, अपितु एक यवन बाला से बात कर रहा हूं, जो सत्य को छुपाने का निरर्थक प्रयास कर रही है और उसका अभिनय भी बड़ा सतही है। ब्राह्मण, तुम केवल दीवा स्वप्न देखने के अभ्यासी हो। इस भूमि को धूलिसात करने के यवनों के दीवा स्वप्न तो भारत की धरती के धूल में ही समा गई। अब उनकी अन्य चालें भी उड़नछू होने वाली है हेलन रानी। चालें? कैसी चालें? तुम्हारा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ही तो बताने आया हूं मैं साम्राज्ञी। पहेलियां मत बुझाओ दिल। पहेली मैं नहीं बुझा रहा, बल्कि तुम पहेली बनने का निष्फल प्रयास कर रही हो। सांप और दुष्ट व्यक्ति में यदि किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति के अपेक्षा सांप को चुनना ठीक रहता है, क्योंकि सांप समय आने पर
पर ही काटता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहता है। मेरे पास समय नहीं कि मैं तुम्हारा अनर्गल प्रलाप सुनूं। यह महाराज की सेवा करने का समय। तुम्हें जो कहना है शीघ्र कहो। तुम मौर्य साम्राज्य की भाग्य लक्ष्मी तो कहला सकती हो, किंतु महाराज की सेवा करने का दम्भ नहीं बढ़ सकती। तुम सेविका के मुखौटे में इस पवित्र आर्यव्रत को यवन राज्य का सेवक बनाने आई हो। आई नहीं हो, भेजी गई हो। हेलन रानी, वाक विलास बंद करो। तुम जैसे कूटनीति विशारद को ये शोभा देता, मुझ जैसी सीधी सादी राजकुमारी को। राजकुमारी? अरे कहाँ की राजकुमारी? अरे कैसी राजकुमारी? नृत्य और अभिनय की शिक्षा लेकर कबीले की एक साधारण सी नर्तकी कहीं की राजकुमारी नहीं हो सकती। तुम्हें राजघराने के तौर तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है, विधिवत संस्कृत पढ़ाई गई है, ताकि तुम मौर्य साम्राज्य में आसानी से प्रवेश कर सको। किंतु याद रखना, राजमहल के सबसे ऊंचे कंगूरे पे बैठा हुआ कौआ गरुड़ नहीं बन सकता। देश के प्रधान निकेटर सेल्यूकस की पुत्री का जन्म असभ्य और जंगली जातियों में हुआ। तुम ये कहना चाहते हो? असभ्य और जंगली जातियों के सिर पर सिंह नहीं हुआ करते। ग्रीक देवताओं की शपथ लेकर धोखे से द्वार खुलवाकर रात में सोए हुए शाकल और अस्किल राज्यों में बच्चों और स्त्रियों को जला जलाकर यवनों ने मार डाला। उस वक्त तुम हेलन रानी मदहोश कामुक मुद्राएं करती हुई नृत्य कर रही थी। इतनी आसानी से भूल गई। इन शब्दों का सीधा सरल अर्थ हुआ कि महान अलक्षेन और मेरे पिता निकेटर सेल्यूकस असभ्य और जंगली है। गंभीर लुटेरे महान अलक्षेंद्र सिकंदर की महानता तो इस पवित्र आर्यव्रत की सीमांत में आकर ही समाप्त हो गई, जब वीर कौरव के हाथों घायल होकर वो लौटने को विवश हो गया। उसकी मृत्यु हो चुकी है और भारतीय परंपरा के अनुसार मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, जहाँ तक तुम्हारे तथा कथित पिता सेल्यूकस का संबंध है। तथाकथित पिता? तुम कहना चाहते हो निकेटर सेल्यूकस मेरे वास्तविक पिता नहीं? तो तुमसे अपना वास्तव में वास्तविक पिता मानती हो? तुमको संदेह है? संदेह? निसंदेह। यदि वो तुम्हारा वास्तव में वास्तविक पिता था, तो उससे बड़ा पिशाच और गिरा हुआ मनुष्य कौन होगा? चाणक्य, तुम ये मत भूलो, सम्राट तुम्हारे शिष्य है, तुम्हें इस देश के सम्राट भी है और मेरे पति भी, और तुम केवल उनके महामात्य हो। परिणाम की बिना चिंता किए तुम इस साम्राज्य की महारानी और उसके पिता का अपमान कर रहे हो। पहले अलक्षेंद्र, बाद में सेल्यूकस की सेज कर्म करने वाली अंकशायनी नर्तकी। अरे तेरा अपमान कैसा! तो फिर इस नर्तकी को साम्राज्य की साम्राज्ञी क्यों बना बैठे हो? सेल्यूकस से संधि के समय हमें धोखा हुआ था। हम तुम्हें उसकी बेटी मान बैठे थे और इस भूल की प्रायश्चित तो करनी होगी। एक बार तुम्हें यदि साम्राज्य बना दिया तो हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये भारतीय परंपरा नहीं। और वैसे भी वो साम्राज्य का जहां नर्तकी ना हो और सम्मान से ना हो, किंतु उसे उसकी सीमा से बाहर जाने की अनुमति हम नहीं दे सकते। तुम्हारे और यवन राजनयिकों के षड्यंत्र चाणक्य से छुपे नहीं। तुम्हारा यही उद्देश्य है ना कि हमारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी यवनों की भाषा बोले, उनकी गंदी आदतों का अनुसरण करे। नदी के घाटों की सीढ़ियां यदि गंदी हो जाएं तो उसे साफ की जा सकती है,
किंतु पीढ़ियां यदि गंदी हो गई तो उसे साफ करना मुश्किल होगा। हम तैयार हैं, सावधान हैं, हर स्थान पर हर प्रकार से हम सावधान हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वाकई तुम सावधान। तो फिर अपने शिष्य, अपने सम्राट की पवित्रता की रक्षा इस असभ्य जंगली नर्तकी से कर पाओगे पाटिल? हमारे सम्राट की पवित्रता? अरे वो तो गंगा है, गंगा। तुम्हारे जैसी कितनी भी दूषित नालियां आकर उसमें गिरे, गंगा हमेशा गंगा ही बनी रहती है। उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होती और मुझे अपने शिष्य पर भरोसा है। चाणक्य शिष्य अपनी प्रामाणिकता और तेजस्विता में बेजोड़ है। ये तुम देखती रहना। मेरा वध क्यों नहीं करवा देते? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, तो निकालो कोई मूर्ख ब्राह्मण और अपने वधिक को बुलाकर मेरा शिरोक्षेप करवा डालो। ऐसे कुत्सित कार्य के लिए भारत के ब्राह्मण मुहूर्त नहीं निकालते, बल्कि प्रथम भेंट में ही हमारे वीर कर डालते हैं। हाँ, हमारे ब्राह्मण आवश्यकता पड़ने पर अपना पोथा वोथा एक किनारे रखकर हाथों में खड़क लेकर युद्ध करते हैं। अलक्षेंद्र के विरुद्ध उनकी वीरता की गाथा तुमने अपनी आंखों से ना देखी हो, किंतु सुनी अवश्य होगी। जहां तक तुम्हारे वध का प्रश्न है, तो किसी का वध कर देने मात्र से इतिश्री नहीं होता। उस विचारधारा का वक्त आवश्यक है जो वातावरण को दूषित करता है। हमने तो धनानंद को भी उसकी 2 पत्नियों और एक पुत्री के साथ रथ में जितना सामान आ सके लेकर जाने की अनुमति दे दी। मैं महाराज की सेवा के लिए इस देश में आई। मैं इसी क्षण जाकर उनसे अपने वध का आग्रह करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे साम्राज्य की साम्राज्ञी बनी रहूं जिसका सम्राट नामधारी जीव एक धूर्त ब्राह्मण के हाथ में काट का पुतला बनकर रह गया। मायाविनी, मायाविनी, तू सम्राट की सेवा करने नहीं आई, रण क्षेत्र में मिली करारी पराजय को कूटनीति से विजय में बदलने आई थी, जिसमें तू सफल नहीं हो पाई। बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगा रहे हो ब्राह्मण, अपनी मर्यादा में रहो। चाणक्य बिना प्रमाण इस भेंट का आयोजन नहीं करता हेलन रानी। ये कैसे पता? मेरा इनसे क्या सरोकार है? ये जरूर कोई राजकीय षड्यंत्र है। उल्लू यदि दिन में नहीं देख पाता, इसमें सूरज का क्या दोष है? कदीम के पेड़ में पत्ते और फूल नहीं उगते, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष? मैं इन पत्रों से सर्वथा अपरिचित हूँ। वाकई वाकई तुम एक अच्छी अभिनेत्री हो कौमुदी महोत्सव की नायिके। उन घनी झुरमुटों में जिन 2 श्रीमंतों से तुम वार्तालाप कर रही थी, उनके अपेक्षा अनुसार तुम अपने झरोखे से 3 दिनों के बाद उन्हीं लताओं के झुरमुट में राजमहल, राजसभा और पाटलिपुत्र के मानचित्र उनके लिए रखे थे। ये वही पत्रक है ना? इसे लिखने में तुम्हारे शयन कक्ष में रखे हुए राजकीय स्याही का उपयोग किया गया है। और ये नीचे यावनी भाषा में तुम्हारे ही हस्ताक्षर है ना? इस पर और भी प्रमाणित है उस चपटे नाक वाले व्यक्ति के रक्त के छींटे। और प्रमाण चाहिए साम्राज्ञी। इन्हें तुम्हें गौर से नहीं देखना होगा। ये राजप्रसाद के तलकक्ष में कुछ दिनों से तुम्हारे ही आतिथ्य में थे।
राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे यवनों द्वारा किए गए संधि के महत्वपूर्ण संधि पत्रों को चुराने की असफल चेष्टा करने वाले तो चोर आवश्यकता महसूस हो तो राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रमुख अमर्त्यपाल को भी मंगवाया जा सकता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यवनों के साथ महत्वपूर्ण संधि पत्रों को चुराने की योजना तुम्ही ने बनाई थी और इसके लिए तुमने उसे 20,000 रुपये भी दिए। बताइए आचार्य, मत छुपाइए, कहाँ है मेरा प्यारा न्यायकस, बताइए। अलक्षेंद्र द्वारा घोषित छिंदू छत्र फिलिपोस के बारे में हमने योजना पूर्वक ढंग से ये फैलाया कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वो हट्टा कट्टा यवन विदूषक की वेशभूषा में मौर्य के एक बंधनागार में बंदी है और सुरक्षित है। एक चपटे नाक वाला नियारकस जिसे तुम अंकशायनी के रूप में उपहार स्वरूप भेंट की जाने वाली थी। यदि सम्राट को मार डालने का उसका और तुम्हारा कुचक्र सफल हो जाता, वही नियारकस जिसने अलक्षेंद्र की मृत्यु के पश्चात उसकी खड़क लेकर प्रतिशोध लेने के लिए भारतवर्ष एक घुसपैठिए के रूप में घुसा और तुम्हारे संपर्क में था, वही तुम्हारा प्यारा नियारकस अभी कहाँ है मैं नहीं जानता। मैं पराविद्या का पंडित नहीं कि ये बता सकूं कि वो किस नर्क में है। रौरव कुंभीपाक अंधता मिश्र सूची मुखिया। बस अपनी वाणी को विराम दीजिए, अपनी वाणी को विराम दीजिए आचार्य, और मेरे प्यारे नियारकस के पास भेजने की व्यवस्था कीजिए। तुम मौर्य साम्राज्य की साम्राज्ञी हो, तुम्हारी अपनी एक मर्यादा है। तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से मिलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। अब तुम्हें सिर्फ अपने उद्घोषित पति की पत्नी बनकर ही रहना होगा। क्या शेष ही रह गया जो रहना होगा। यद्यपि तुम्हारा अपराध वध के दंड से कम नहीं, किंतु यदि तुम्हारा वध किया गया या तुमने आत्महत्या की तो इस समाचार को कि एक अबला नारी की हत्या हुई है देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचारित किया जाएगा। और इसका राजनयिक लाभ लेने के लिए यवन शिविर तैयार बैठा है। उसे तो बस से अपनी नायिका का शव चाहिए ये प्रचारित करने के लिए कि चंद्रगुप्त सम्राट बनने योग्य नहीं, क्योंकि वो तो अपनी रानी की भी रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि चाणक्य स्त्री हंता राक्षस है। इसलिए तुम्हें जीवित रहना होगा। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि इस साम्राज्य को उत्तराधिकारी देने के लिए मुझे जीवित रखना चाहते हो? उल्टे तूने ये कल्पना करने का दुस्साहस भी कैसे किया? कर्तव्य और घोटकी से उत्पन्न खचरी बोझ ढोया करती है, गर्भ धारण नहीं करती। तेरे तो ऊपर से नीचे तक विष भरे हैं। तू मौर्य साम्राज्य को उत्तराधिकारी देने का स्वप्न देख रही है। सांप के दांत में उसका विष होता है, मक्खी के सिर में उसका विष रहता है, बिच्छू के पूंछ में उसका विष होता है, किंतु तेरे तो शरीर के अंग अंग में विष है। तो फिर मेरे जीने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है बताता। मौर्य साम्राज्य के समारोह में सम्राट के वाम पार्श्व एक सुंदर विदेशी नर्तकी का होना यवन पराजय की कालिमा और मौर्य आधिपत्य की लालिमा के लिए आवश्यक है। सम्राट से तुम्हारी भेंट इन्हीं अवसरों पर हुआ करेंगी। तुम्हारे मन में कोई कुत्सित विचार ना आए, इसलिए तुम्हारे चारों तरफ खुले खड़कधारी होंगे। उनके विशेष निगरानी में तुम रहोगी। और हाँ, इन अवसरों पर तुम्हारी चेष्टाएं और भंगिमाएं एक साम्राज्ञी की तरह होनी चाहिए। आज से तुम
दूसरे महल में रहोगी, जहाँ की खिड़कियों और दरवाजों पर लोहे की सुंदर सुंदर जालियां होंगी। तुम्हारे लिए कलम और स्याही का अस्तित्व नहीं होगा। राजवैद्य द्वारा निर्दिष्ट भोज्य ही तुम्हारा भोजन होगा। इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ये महामत्य का आदेश है। तुम सम्राट हो, संयम तुम्हारा आभूषण, सावधानी तुम्हारा खड़क, पर ब्रह्म तुम्हारे रक्षक हैं। कल मालव राज के राजपुरोहित अपनी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। हम उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे। इस अवसर पर राजसभा उत्सव मनाएगी। आज आपके आदेशानुसार दक्षिण के उन विद्वान को आमंत्रित किया गया है जिनकी अनुशंसा खुद आचार्य चाणक्य ने की। सम्मान उपस्थित करें। आप उनसे पहले मिल चुके हैं। क्या वो ग्रह नक्षत्रों के दाक्षिणात्य विद्वान हैं? नहीं सम्राट, न तो वो दक्षिणात्य है न विद्वान है, बल्कि यूं कहा जाए कि वो विद्वान है ही नहीं। आश्चर्य महामात्र, फिर भी आपने उन्हें राजसभा में बुलाए जाने की अनुशंसा की। हाँ सम्राट, विद्वान न होते हुए भी वो एक विचारवान योद्धा है, दूरदृष्टि रखने वाला एक योद्धा जो हमारी योजना में उपयोगी साबित होगा। सम्राट राज राजेश्वर की जय हो। मेरा नाम सूर्यवीर प्रताप, मैं कलिंग प्रदेश का निवासी हूँ। कलिंग नरेश की सेना में एक वाहिनी के मुख्य अधिकारी के नाते मेरी नियुक्ति। आसन ग्रहण करें। आचार्य चाणक्य ने आपके असली परिचय के कारण ही सम्राट से आपकी अनुशंसा की है। आचार्य से भेंट कर मेरा यह पहला अवसर। दूसरा अरे राम कहिए, मनुष्य को कभी कभी स्मृति विभ्रम हो जाया करता है। अच्छा अच्छा, तो किसान की खेती भला कहाँ छिपी रह सकती है? जैसे कि आचार्य को अपना आश्रय स्थल दिलवाने के लिए पंडित जी को बहुत बहुत आभार। हमारे प्रेमेंद्र सेन मिलिंगराज के इस वीर सिपाही का पाटलिपुत्र की राजसभा में स्वागत है। सूर्यवीर प्रताप, महामात्र ने आपके एक विचारवान योद्धा के रूप में प्रशंसा की और हम आपके विचार सुनने को उत्सुक थे। सम्राट, मैं एक छोटा सा सैनिक हूँ। पिछले दिनों पश्चिम में जो आघात हुए, उसके आर्यवर्त के सैनिकों ने उपयुक्त उत्तर दिया। आर्यवर्त के सभी सीमावर्ती राज्यों ने मिलकर उसका उपयुक्त जवाब दिया। सम्राट, बहादुर पौरव ने अलक्षेत्र को घायल कर लौटने पर विमर्श किया। यदि सम्राट आर्यवर्त के सभी छोटे छोटे गणराज्यों की शक्ति सम्मिलित हो जाए तो इसके भय से भविष्य में हमारे पुण्य भूमि में आक्रमण करने का दुस्साहस विदेशी लोगों का नहीं होगा। सम्राट से मेरा निवेदन है कि इस दिशा में कार्य आरंभ होने चाहिए। एकमात्र आपका ही शक्तिशाली राज्य इस दिशा में कार्य आरंभ कर सकता है। आपके विचार से पूर्ण रूप से सहमत। हमारी मंत्री परिषद में निर्णय लेकर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और हमारी चतुरंगिणी सेना भी तैयार है। सूर्यवीर प्रताप, आप आसन ग्रहण करें। वीर सूर्यवीर प्रताप, आपका इशारा उन गणराज्यों की ओर है जो कुछ राजाओं को फूटी आंख नहीं छुआते। हमें भारतवर्ष की अखंडता के लिए इन गणराज्यों को एक ध्वज के नीचे लाना होगा। वीर सैनिक, ये अकेला संभव नहीं है। हमें 10-20 सूर्यवीर प्रताप खड़े करने होंगे। आचार्य, माँ भगवती की कृपा, सम्राट तथा आपका आशीर्वाद सर पर रहा तो यह भी संभव होगा।
वीर सैनिक, आपसे तुम राज्य आतिथ्य हो। हम इस विषय पर कुछ दिन तुम्हारे साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। ये सम्राट की तरफ से मेरी प्रार्थना है। यह मेरा अहोभाग्य है। मैं कृतज्ञ हूँ। सम्राट यशस्वी हो, आर्यवर्त श्रीवृद्धि हो, भारतवर्ष अखंड हो। आज हमारे साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें आनंद भी है कि आज के दिन हमारे युवा सम्राट के लिए मालव राज की ओर से वैवाहिक संबंध का संदेश आया है और मालव राज के श्रीमान राजपुरोहित महोदय शीघ्र ही पाटलिपुत्र के इस राजसभा में पधार रहे हैं। सिंहासन से दूर हटाया चंद्रगुप्त ने जिसको, इशारा था चाणक्य का, उनका ही सहारा था। एक राजा था भाई राजा था, 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 एक राजा था भाई राजा था। भारत की कला दृष्टि में किसी भी कला को इसलिए अपनाया जाता है कि उसमें से जो निर्मिति होगी, यानी रंगमंचीय प्रस्तुति और उसका लोगों पर होने वाला परिणाम, दोनों ये सत्यम शिवम और सुंदरम हो। ये भारत की कला दृष्टि है। तो भारत में भारतीय के द्वारा ये जो प्रस्तुति हुई है, लेखन से लेकर सारी बातें भारत के लोग हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जनमानस पर करने वाले परिणाम से लेकर तो इसके लेखन तक सारी बातें सत्यम शिवम सुंदरम हो गई।